दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीवी सिंह। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं 10 ऐसे तरीके, कमाल के तरीके जिनको आप अपनाकर अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो बहुत काम आने वाले हैं। तो मेरा जो सबसे पहले जो मानना है वो यह है कि एनिमल का जो पशु है, जो दुधारू पशु की नस्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक ऐसी जेनेटिक पोटेंशियल का पशु है, ऐसी आनुवांशिक क्षमता का पशु है जो ज़्यादा दूध दे सकता है, तो डेफिनेटली ये सारे के सारे टिप्स आपके लिए हैं। आप इनको अपनाकर अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं। पहला पॉइंट हम बहुत जल्दी से लेते हैं। पहला टिप वो है बैलेंस फीडिंग। बैलेंस फीडिंग एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। संतुलित आहार, संतुलित जो आहार है उसका, जिसमें हम पशु आहार, सूखा चारा और हरा चारा, मिनरल मिक्सचर, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक टीएमआर बनाते हैं, टोटल मिक्स राशन, और उसको ऑफर करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास एक पशु आहार, अच्छा सा पशु आहार हो। हरा चारा बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों के पास हरा चारा नहीं होता। वो पूछते हैं कि सर क्या हरे चारे के बगैर डेयरी संभव है? तो मैं बोलूँगा नहीं, हरा चारा अपना काम करेगा। कई लोग हरे चारे की कमी को कंसंट्रेट या फीड से उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। वो ठीक नहीं है। हरा चारा अपना काम करता है, उसकी रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़रूरी है। नहीं है, आप साइलेज बनाइए। साइलेज नहीं बना सकते हैं, आप मार्केट में आजकल उपलब्ध है, आप वहाँ से खरीदें। तो एक संतुलित ये सारी चीज़ों का एक मिश्रण, जिसको हम टीएमआर बोलते हैं, टोटल मिक्स राशन या सानी बनाकर देना बहुत आवश्यक है। तो संतुलित आहार पहला पॉइंट। उसके बाद जो पॉइंट है वो है करेक्ट फीडिंग सीक्वेंस। हम कौन सी चीज़ कब खिलानी है। जैसा मैंने पहले पॉइंट में बताया कि टीएमआर बनानी है, उस टीएमआर को देने के पहले आप आधे से 1 घंटे पहले आप उस पशु को, दुधारू पशु को भूसा खिलाएं, थोड़ा सा भूसा खिलाएं, ताकि उसका जो सलाइवेशन है, लार का जो स्राव है या लार बनने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो सके, और उसको रूमिनल एसिडोसिस का डर ना रहे। स्पेशली जो हाई यील्डिंग एनिमल हैं, जो ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं, जिनमें आप ज़्यादा पशु आहार या ज़्यादा अनाज उपयोग करते हैं, उनमें डर रहता है। तो अगर आप उनको पहले से भूसा थोड़ा सा खिला देंगे, जिससे उनका ये स्टिमुलेट हो जाएगी ये प्रक्रिया, और उनमें लार ज़्यादा बनेगी, जिसमें बफर्स होते हैं। बफर्स होने के कारण वो उसका जो पीएच है या रूमिनल एसिडोसिस का डर नहीं रहेगा। तो आप उसका सीक्वेंस का ज़रूर ध्यान रखें, और हमेशा याद रखें कि कॉन्सेंट्रेट को बाद में दें और रफेज को आप पहले दे दें। या जो टीएमआर बनाकर खिला रहे हैं, तो यह समस्या आपकी वैसे भी ख़त्म हो जाएगी। तो कोशिश करें पहले थोड़ा सा उसको भूसा खिलाएं, उसके बाद आप कॉन्सेंट्रेट खिलाएं। उसके बाद है साउंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तीसरा नंबर, साउंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस मतलब बहुत अच्छा प्रबंधन। इसमें 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली, पेट के कीड़ों की दवाई। आप हर 3 महीने में नहीं तो कम से कम 6 महीने में उस पशु को पेट के कीड़ों की दवाई जरूर दें, उसकी डीवर्मिंग जरूर करा लें। दूसरा है उसका वैक्सीनेशन। ये भी बहुत ज़रूरी एक मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, वैक्सीनेशन या टीकाकरण। जिस तरीके से हम कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन करा रहे हैं, उसी तरीके से पशुओं में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज नहीं है, उनमें पहले से बचाव के लिए टीकाकरण बहुत आवश्यक है। जैसे मुंह खुर की जो बीमारी होती है, जिसको हम एफएमडी बोलते हैं, और जैसे गलघोंटू होता है, जिसको हम एचएस बोलते हैं। ये कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो आने के बाद उस पशु के लिए बहुत घातक होती हैं। पशु हमारा खराब हो जाता है, प्रोडक्शन बिल्कुल पिट जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेशन करवा लें। उसके बाद है उसकी हाउसिंग, उसको कंफर्टेबल रखने के प्रयास करें, कंफर्टेबल रहे पशु। ये कुछ चीज़ें करना बहुत आवश्यक है। यही साउंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कहलाती हैं एक्चुअली। उसके बाद छोटी छोटी सी बातें हैं, वो हम हमेशा करते रहते हैं और आपको भी पता होंगी। उसके बाद है जो चौथा पॉइंट है, जो फोर्थ मेरी टिप है, वो है ड्राई पीरियड न्यूट्रिशन। मतलब जननी के पहले, काविंग के पहले जो 60 दिन होते हैं, जब पशु ड्राई होता है, मिल्क में नहीं होता है,
उस टाइम पे उसको आप क्या पोषण दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि आने वाले समय के लिए वो कितना दूध देगा और किस तरीके से आप तैयार कर रहे हैं। अगर इस टाइम पे काविंग के पहले या जनने के पहले जो 60 दिन है, वहाँ पे मैंने अक्सर देखा है कि लोगों की ये सोच होती है कि दूध नहीं तो आहार नहीं, दूध नहीं तो पशु आहार नहीं, उस पर थोड़ा सा खर्चा कम कर देते हैं और वहीं पे प्रॉब्लम होती है। तो याद रखें, कम से कम 3 किलो पशु आहार और मिनरल मिक्सचर ज़रूर से उसको देते रहें, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो उसको बचाएंगी आगे आने वाली जो बीमारियां होंगी और ज़्यादा दूध देने के लिए उसको तैयार करेंगी। तो ड्राई पीरियड का जो न्यूट्रिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके इसी समय उसके अंदर एक बच्चा पल रहा होता है और उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ये जो पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट है, यही डिसाइड करेगा कि आपका पशु समय पर गर्मी पे आएगा या नहीं, एआई के बाद ठहरेगा या नहीं। तो आप इस टाइम का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद जो पॉइंट है, 5वां पॉइंट है रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस को कम करें। स्ट्रेस का मतलब है, जैसे गर्मियों में अगर हीट स्ट्रेस है, गर्मी बहुत ज़्यादा, तो आप उसका प्रबंधन करें, क्योंकि वहाँ पे फर्टिलिटी उसकी कम हो जाती है। अगर वो हाउसिंग के कारण आप देखें वहाँ पे अगर पक्का फर्श है तब भी वो स्ट्रेस में रहता है एनिमल, तो आप उसको स्ट्रेस से ज़रूर बचाएं। किसी भी हाल में आपका पशु जितना कंफर्टेबल रहेगा, जितना आराम से रहेगा, उतना ज़्यादा दूध देगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है ये इन्फ्लेमेशन ऑफ अडर। अडर जो है, जो लेवटी है, जो उसका जो लेवा है, जो थन है, उनका आप इंस्पेक्शन करते रहें। अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी आपको रेडनेस दिखती है या वहाँ पे सूजन दिखती है, स्वेलिंग दिखती है, तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट करें, तुरंत वहाँ पे कदम उठाएं, अदरवाइज़ वो मेस्टाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। उसके कारण पूरा आपका जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाता है, मिल्क प्रोडक्शन एकदम नीचे चला जाता है, वो बहुत सारा पैसा लगता है। तो आप उसको इंस्पेक्शन करते रहें, ऑब्जर्व करते रहें, देखते रहें, नज़र रखें, और जब भी वहाँ पे रेडनेस हो, हल्की सी अगर लाली आती है, वहाँ पे सूजन आती है, तो तुरंत उसकी रोकथाम के लिए कदम उठाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जो 7वां मेरा जो पॉइंट है वो है ओपन स्पेस फॉर वॉकिंग। खुला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है उसको चलने फिरने के लिए, एक्सरसाइज के लिए। अगर आप उसको 2 से 4 घंटे दिन में अगर आप पशु को खुला छोड़ते हैं, वो दौड़ता है, एक्सरसाइज करता है, जिससे उसकी मांसपेशियों की कसरत होती है और उसकी मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छी इम्प्रूव होती है, उसका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, जिससे उसकी जो फीड कन्वर्जन जो रेशो है वो भी सुधरता है उसका, और मतलब वो कम खाने को ज़्यादा दूध में कन्वर्ट कर पाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो भी कुछ हद तक सॉल्व होती है। ऐसे एनिमल्स में देखा गया है जिनको खुला रखा जाता है, वो एनिमल्स समय पे हीट पे आते हैं, ग्याबिन भी टाइम पे होते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स भी उससे कम हो जाती हैं। उसके बाद है जो 8th नंबर है, 8वां जो नंबर है वो है प्रिवेंट रूमिनल एसिडोसिस। रूमिनल एसिडोसिस या इसको मैं बोलूँगा डंग का इंस्पेक्शन, गोबर को ऑब्जर्व करते रहें। सबसे बड़ा जो उसका जो लक्षण है, जब गोबर गीला होने लगता है, लूज़ होने लगता है, तो आप देखें कि रूमिनल एसिडोसिस का एक बहुत बड़ा साइन है। वहाँ आपको पता चलेगा कि पशु स्ट्रेस में जाने लगा है, रूमिनल एसिडोसिस होने लगी है, जिसके कारण उसका दूध भी कम होगा, फैट बहुत ज़्यादा गिर जाता है। मैंने स्पेशली एचएफ में देखा है, जब आप ज़्यादा अनाज का उपयोग करते हैं, ज़्यादा पशु आहार का उपयोग करते हैं, तो उसका गोबर पतला हो जाता है। ऐसी स्टेज में उसका फैट बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, जिसको हम फैट डिप्रेशन बोलते हैं। कई बार वो 3 से भी नीचे चला जाता है और फार्मर्स फिर शिकायत करते हैं कि सर फैट बहुत नीचे आ गया, हम क्या करें, और वो परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये आप हमेशा देखिए कि जब भी आप मॉर्निंग में या इवनिंग में, मतलब सुबह या शाम को आप जब एनिमल्स के पीछे से गुजरते हैं, तो नज़र मारिए कि उनका गोबर कैसा है। अगर वो गोबर पतला है या लूज़ है, तो तुरंत आप फीडिंग को आप चेक करिए।
वहाँ पे आप फीडिंग में तुरंत आप कंसंट्रेट को कम करिए, अनाज को कम करिए, फीड को कम करिए और थोड़ा सा भूसे को बढ़ाइए ताकि वो एसिडोसिस को कंट्रोल कर सके। और गोबर 3-4 दिन में उसकी जब कंसिस्टेंसी सही हो जाती है, फिर आप उसके बाद फिर से आप मिल्क पर फोकस करिए, कंसंट्रेट को फिर कंट्रोल करिए। और ऐसे में आप बफर का ज़रूर यूज़ करिए, जिसको मैं बोलता हूँ मीठा सोडा। आप 50 ग्राम पर डे ऐसे एनिमल्स में ज़रूर उपयोग करिए। उसके बाद है हूफ हेल्थ, खुरों का ज़रूर ध्यान रखें। उसके जो खुर हैं जिन पर वो चलता है, अगर वहाँ मैंने कई बार देखा है उनमें लंगड़ापन, लेमनेस आ जाती है ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं में, और जब उनमें सूजन रहती है तो वो एनिमल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, परेशान रहता है। और याद रखिए, परेशान अगर आपका पशु रहेगा, कभी भी फुल उसका जो पोटेंशियल पे वो दूध नहीं दे पाएगा और हमेशा वो दूध अपने पास रख लेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एनिमल को हमेशा कंफर्टेबल रखें। तो खुरों का ज़रूर ध्यान रखें, उसको कच्चे फर्श पे रखें। अगर कच्चा फर्श नहीं है, पक्का फर्श अगर आपके फार्म पे है, तो वहाँ पे मैट का उपयोग करें ताकि वो कंफर्टेबल रहे। वो कंफर्टेबल रहेगा तो दूध डेफिनेटली उसका बढ़ेगा। उसके बाद है, ये लास्ट पॉइंट है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये 10वां पॉइंट, वाटर अवेलेबिलिटी, पानी की उपलब्धता। भरपूर पानी पिलाइए क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। दूध में लगभग 85% तक पानी होता है। याद रखिए, जितना ज़्यादा वो पानी पिएगा उतना ज़्यादा जो कुछ भी आप मेहनत कर रहे हैं, आप पानी पिला, जो कुछ भी उसको खिला रहे हैं, वो सारा उसके अंदर घुलेगा। घुलने के बाद वो अवशोषित होगा, उसका एब्जॉर्प्शन सही होगा। और जब एब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड में वो न्यूट्रिएंट्स जाकर उसके थनों से गुजरेंगे, उसके लेवा या जो अडर से गुजरेंगे, तो वहाँ पे मिल्क सिंथेसिस ज़्यादा होगा। तो इसलिए पानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा पिलाइए। क्योंकि मैंने देखा है मेरे फार्मर भाई बहुत सारी मेहनत करते हैं, ऊपर के 9 पॉइंट्स तो वो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन पानी में कहीं ना कहीं कमी छोड़ देते हैं, जिसके कारण उनको वो लाभ नहीं मिलता। तो पानी भरपूर पिलाइए, 24 घंटे उसको उपलब्ध कराइए पानी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये 10 पॉइंट जो मैंने बताए हैं आपको 100% उपयोगी होंगे। आप इनको इम्प्लीमेंट करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके क्या परिणाम मिलते हैं वो ज़रूर बताइए। और यूं ही प्यार बनाए रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने किसान भाइयों के साथ इसको शेयर करिए और यूं ही साथ बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।